कहानियां बनती हैं अजीब घटनाओं से, और घटनाएं हमारे साथ कभी भी हो सकती है। ये कहानी मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये उनके बचपन में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। उनका असली नाम और जगह के नाम इस कहानी से हटा दिए गए हैं और उस घटना को मैंने कहानी में रूपांतरित किया है। तो अब ये कहानी मैं उनकी जुबानी सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम निशांत है। वैसे मैं भूत प्रेत इन सब चीजों में कभी विश्वास नहीं करता था और डरता भी नहीं था, पर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। रात को मैं घर से बाहर न जाऊं और जल्दी से सो जाऊं, इसीलिए घर वाले मुझे भूत के नाम से डराते थे। छोटा होने की वजह से मैं डर भी जाता था, पर पता नहीं था ये भूत प्रेत असल में होते कैसे हैं। तब मेरी उम्र 10 या 11 साल होगी। हालांकि मैंने कभी भूत नहीं देखा था, पर मैं अंधेरे से बहुत डरता था। मेरे घर वाले मुझे जल्दी सुलाने के लिए हमेशा ही मेरे कमरे की लाइट को बंद कर देते थे, पर उन्हें लगता था कि लाइट बंद करने के बाद मैं सो जाता हूं। पर असल में लाइट बंद होने के बाद मुझे कभी भी नींद नहीं आती थी, बल्कि डर के मारे मैं बस अपने बिस्तर में चद्दर ओढ़कर पड़ा रहता था। और फिर डरते डरते कब मेरी आंख लग जाती थी मुझे भी पता नहीं चलता था। ऐसे ही किसी कारण स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। पापा उनके एक दोस्त के साथ कहीं बाहर किसी काम से जाने वाले थे। 2-3 दिन का काम था शायद। तो वो मुझे और मेरी मां को साथ लेकर चले गए और हमें उनके दोस्त के घर छोड़ दिया। पापा के दोस्त का एक बेटा भी था जो लगभग मेरी ही उम्र का था। नाम था सोहम। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, पर अजीब बात यह थी कि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। जब मैं उनके घर गया तो कुछ ही देर में मेरी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो मैंने सोहम की मां को मेरी मां से कहते हुए सुना कि सोहम हमेशा शांत शांत रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, हमेशा डरा डरा सा लगता है, बाहर जाने से भी डरता है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर मुझे उससे क्या था, क्योंकि वो मेरे साथ अच्छी तरह से खेल रहा था। उस दिन हम दोनों उसके कमरे में खेल रहे थे, तो एक अजीब बात मैंने नोटिस की। उसका ध्यान बार बार उसके कमरे की खिड़की की ओर जा रहा था। जब भी वो खिड़की की ओर देखता तो मैं उसे खेल पर ध्यान देने को कहता, और जब उसने एक बार फिर खिड़की की ओर देखा तो मैंने कहा, अरे सोहम, यहां खेल पर ध्यान देना। तो उसने नीचे जमीन की ओर देखते हुए कहा, वहां कोई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तो मैंने उससे कहा, अच्छा चल हॉल में जाकर खेलते हैं। पर उसने जैसे मेरी बात को सुना ही नहीं और वो भागकर उसके बेड के नीचे जाकर छुप गया। मुझे शायद उसकी बात तब ठीक से समझ नहीं आई। मेरा सारा ध्यान बस सामने पड़े टॉयज में था। मैंने उससे बेड के नीचे से बाहर आने को कहा, पर वो बेड के नीचे से बस इधर उधर देख रहा था। उसने मुझे भी उसके बेड के नीचे आने को कहा। मुझे लगा कि वो मेरे साथ हाइड एंड सीक कुछ ऐसा गेम खेलना चाहता है जैसे मैं अपने यहां मेरे दोस्तों के साथ घोस्ट घोस्ट ऐसा कुछ खेला करता था। और फिर मैं भी उसके बेड के नीचे चला गया। नीचे जाते ही उसने अजीब तरह से मुझसे पूछा, क्या तुमने खिड़की में किसी को देखा? मैंने बड़े आराम से कहा, नहीं तो उसने उतनी ही अजीब तरह से कहा, वो हमेशा पहले खिड़की में दिखाई देता है और फिर घर के अंदर आ जाता है। मैंने उससे पूछा, वो कौन? जब मैंने उससे यह सवाल पूछा तो उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आवाज मत करो, वो हमें देख लेगा। ऐसा कहते हुए उसने मुझे शांत रहने को कहा। तब मैंने महसूस किया कि उस कमरे में जो अलमारी थी उसका दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। हम दोनों को भी वो दरवाजा बेड के नीचे से खुलते हुए नजर आ रहा था। दरवाजा खुलते ही मैंने देखा कि अंदर किसी के 2 पैर दिखाई दे रहे थे, नंगे और काले पैर, जिन पर मांस बिल्कुल भी नहीं था, मतलब नाक के बराबर था। जो भी मांस था वो तनकर पूरी तरह से हड्डियों से चिपका हुआ था, सूखा और सिकुड़ा हुआ। दिखने में बहुत ही अजीब और गंदे पैर थे। और मुझे तब भी वो समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने तब तक बस भूतिया नाम सुना था, कभी उसे देखा नहीं था। पर तब मुझे सोहम पर गुस्सा आया और मैं बेड के नीचे से बाहर निकलने लगा। पर सोहम मुझे बाहर जाने से मना कर रहा था
और बार बार मुझे पीछे खींच रहा था। तो मैंने जोर से उसके हाथ को झटका। सोहम, छोड़ छोड़, मुझे जाने दे। और फिर जैसे ही मैं बेड के नीचे से बाहर आया तो मैंने जो देखा वो बहुत डरावना था। वहां कोई भी नहीं था। वहां बस दो पैर थे, गंदे, अजीब, और उतने ही जितने हमने बेड के नीचे से देखे थे, मतलब घुटनों के नीचे तक। और मेरे बाहर आते ही वो आधे कटे हुए डरावने पैर उस कमरे से बाहर की तरफ दौड़ते हुए चले गए। वो बस टूटे हुए सड़े दो पैर थे। मुझे वो बहुत ही अजीब लगा और मैं कुछ देर वहां रुककर दौड़कर उस कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपनी मां को सोहम की कंप्लेंट की कि सोहम मुझे डरा रहा है, क्योंकि न जाने मुझे तब ऐसा लगा कि वो शायद कोई डरावना खिलौना होगा जिसके जरिए सोहम मुझे डराना चाहता हो। तब मेरी मां ने मुझे चुप रहने को कहा, क्योंकि हम मेहमान थे और वो मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। उसे लगा कि मैंने ही कुछ बदतमीजी की होगी, क्योंकि सोहम की मां के कहने के मुताबिक सोहम तो बहुत शांत लड़का था। पर फिर भी मेरी बात सुनकर सोहम की मां ने उसे बुलाया और सोहम को बहुत डांटा। वो चुपचाप नीचे सर झुकाए अपनी मां की डांट सुन रहा था। उसने कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे वो देख थोड़ा बुरा लगा कि मैंने खामखा ही उसकी कंप्लेंट कर दी। फिर मैं उसके साथ खेलने नहीं गया और दिन भर उनके बड़े टीवी पर कार्टून देखता सोफे पर पड़ा रहा। शाम को जब वो मेरे सामने आया तो मैंने सोहम से माफी मांगी और फिर उसके साथ बात करने लगा और हम दोनों फिर से खेलने लगे। इस बार मैंने उसे घर के हॉल में ही मेरे साथ खेलने को कहा। उसके बावजूद वो बीच बीच में बार बार खिड़की की ओर देखता था। रात हमने एक साथ खाना खाया और फिर सोहम की मां ने सोहम के कमरे में ही मेरा बेड लगा दिया। मैं जब अपने बिस्तर में जाकर लेट गया तो सोहम ने लाइट बंद कर दी, पर मैं लाइट को ऑन रखना चाहता था। मैंने उसे कहा, सोहम, लाइट को ऑन करना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो उसने मुझसे कहा, नहीं, लाइट चालू रहेगी तो मुझे दिखाई देगा। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और उठकर लाइट को ऑन कर दिया। वो चुपचाप अपने बेड में पड़ा रहा। मैं भी अपने बिस्तर में जाकर सो गया। उसके बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं, पर एक अजीब सी आवाज की वजह से मेरी नींद खुल गई। वो किसी के रोने की आवाज थी। कोई मुसमुसा कर रो रहा था, पर मैंने देखा तो कमरे की लाइट बंद थी। मुझे सोहम पर बहुत गुस्सा आया। इसने जरूर मेरे सोने के बाद लाइट को बंद कर दिया होगा, पर अब भी वो रोने की आवाज आ ही रही थी। लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैंने अपने बेड से उठने की हिम्मत नहीं की और मैं चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़कर पड़ा रहा। मैंने ब्लैंकेट के अंदर से ही सोहम को एक दो बार आवाज भी दी, सोहम, सोहम। पर जैसे मैं आवाज देता, रोने की आवाज और जोर जोर से आने लगती। नहीं, नहीं, नहीं। डर के मारे मैं वैसे ही पड़ा रहा। पहले ही सोहम ने मुझे बहुत डरा रखा था, तो मैंने उस आवाज को इग्नोर किया और सोने की कोशिश करने लगा। फिर पता नहीं कब वो आवाज रुक गई और कब मेरी आंख लग गई। उसके अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो सोहम मेरे बेड के पास खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा था। मैं उसे देख डर गया और झट से अपने बेड में उठकर बैठ गया। सोहम, क्या कर रहे हो? मैं कितना डर गया। तो उसने बस इतना ही कहा, मुझे लगा तुम मर गए, और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपने आसपास देखा और मैं उठकर अपनी मां के पास चला गया, पर मैंने मां को कुछ नहीं बताया। जब हम दोनों नाश्ता कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा, सोहम, सोहम, पर वो अब मेरी तरफ देख नहीं रहा था, बस नीचे देखते हुए अपना नाश्ता कर रहा था। सोहम, सोहम, सुनना, कल रात मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। तो उसने नीचे देखते हुए ही कहा, हाँ, जानता हूं। तो मैंने उससे पूछा, मतलब तूने भी वो आवाज सुनी ना? उसने बिना मेरी तरफ देखते हुए कहा, तू फिर से मेरी मां को कंप्लेंट नहीं करेगा तो मैं बताऊंगा। मैंने कहा, अच्छा बोलना, नहीं करूंगा कंप्लेंट। उसने थरथराते हुए कहा, वो मैं ही था। आधी रात को मैं ही रो रहा था। उसकी ये बात सुनकर मुझे बुरा लगा, लेकिन अच्छा भी लगा,
क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो किसी भूत के रोने की आवाज है। तो उसने अपने थरथराते हुए हाथ से मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं मैं रो रहा था क्योंकि कल रात मैंने उसे देखा। वो तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा होकर तुम्हें ही घूर रहा था और बाद में वो तुम्हारे पास सोया था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं ब्रेकफास्ट छोड़कर भागकर अपनी माँ के पास चला गया। मैंने अपनी माँ को यह बात बतानी चाहिए, पर फिर लगा कि कल ही उसने मेरी वजह से डांट खाई है, तो मैंने उस बात को जाने दिया। अब हम दोनों ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब था, इसीलिए शायद उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। पता नहीं वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा था। उसी दिन दोपहर मेरी माँ और आंटी दोनों बाहर कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो उन दोनों ने सोहम और मुझे घर पर ही रहने को कहा। पर मैं सोहम के साथ खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि हर बार वो मुझे किसी चीज से डराता था। तो मैं उसके कमरे में गया और कुछ खिलौने लेकर बाहर हॉल में आ गया और मैं वहीं बैठकर टॉयज के साथ खेलने लगा। मुझे लगा था कि सोहम अपने कमरे से बाहर मेरे साथ खेलने आएगा, पर वो नहीं आया और वो अंदर ही अपने कमरे में बैठा रहा। आज जब मैं बड़ा हो गया हूं तो इस बात को समझता हूं कि कुछ चीजें होती है जो पहले तो अपने होने का एहसास दिलाती है और फिर हमें नजर आने लगती है। पर तब मैं ये बात नहीं समझता था और तब मेरे साथ उस दोपहर ऐसा कुछ हुआ था। जब मैं हॉल में अकेले खेल रहा था तो मुझे कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई चीज जोरों से कांप रही हो। मैंने अपने आसपास देखा तो वो एक खिलौना था जो बहुत जोर से हिल रहा था, थरथरा रहा था। मैंने उसे पकड़कर स्टॉप किया और उसे बंद करने का बटन ढूंढने लगा, पर उसमें कोई बटन ही नहीं था। मुझे लगा था कि उसमें कोई मोटर वगैरह होगी जो कि अपने आप ही चालू हुई होगी, पर वो तो बस एक नॉर्मल सा खिलौना था। तभी मुझे कांच पर कुछ खरोचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपने नाखून खरोच रहा हो। मुझे पता था, हो ना हो ये सोहम ही होगा जो मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहा होगा। तो मैंने उसे आवाज दी, सोहम, अब अगर तूने कुछ किया तो मैं मम्मी को फिर से तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, हाँ? पर सोहम का कोई जवाब नहीं आया। उसके कमरे का दरवाजा बस थोड़ा सा खुला हुआ था, पर जब मैंने यहां वहां देखा तो मुझे हॉल की खिड़की पर किसी का हाथ दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक दिन पहले मैंने पैर देखे थे। हड्डियों से चिपका हुआ मांस, बड़े बड़े लंबे नाखून और सूखा, सड़ा और काला पड़ा हुआ, और वो हाथ खिड़की की कांच पर अपने नाखून खरोच रहा था। वो देख मैं फिर से डर गया। मेरा बदन तब कांपने लगा था, क्योंकि अब घर में मेरे और सोहम के अलावा कोई भी नहीं था जिसे मैं आवाज दे सकूं। अब मुझे कुछ कुछ एहसास हुआ कि ये सोहम नहीं हो सकता। तभी मैंने हॉल में रखी एक अलमारी के अंदर से खड़खड़ाहट भरी आवाज सुनी। मेरा ध्यान जैसे ही उस अलमारी की तरफ गया, अलमारी का दरवाजा अपने आप ही थोड़ा सा खुल गया। तब मुझे अलमारी के अंदर से दो आंखें दिखाई दी। आंखें, नीली गहरी चमकती आंखें। वो देख मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैं अपनी सांस रोककर बस उन आंखों को ही देख रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कल की तरह अचानक कोई बहुत ही डरावनी चीज उस अलमारी से निकलकर मेरी तरफ ना आ जाए। मैं जानता था कि ये आंखें सोहम की नहीं है, क्योंकि सोहम की आंखें तो ब्राउन कलर की थी। तो मैं आहिस्ता से वहां से उठने की कोशिश करने लगा। मैं भागकर सोहम के कमरे में जाना चाहता था, पर वो आंखें बस मुझे ही घूर रही थी। तभी मैंने सोहम की आवाज सुनी, निशांत, यहां आओ, यहां मेरे पास। मैंने यहां वहां देखा, पर वहां सोहम नहीं था और वो आवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये सोहम है या कोई और है जो मुझे डरा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। तो मैंने भी उसे आवाज दी, सोहम देख, अभी के अभी अलमारी से बाहर निकल, देख वरना मैं मां को बता दूंगा, हाँ? पर वो आंखें बस मुझे घूर रही थी और फिर उसने किसी जानवर की तरह अपना मुंह खोल दिया। मुझे तब उसके नुकीले दांत दिखाई दिए। मैंने फिर से उससे कहा, देख सोहम, फाइनल बोल रहा हूं, प्लीज यार बाहर निकल आ, मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ हूं। पर वो चीज बस मुझे ही देखकर हंस रही थी। निशांत, यहां अंदर आओ।
मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और बहुत डर भी लग रहा था। और फिर भी मैं अपनी जगह से उठकर धीरे से उस अलमारी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा था, अलमारी का दरवाजा भी धीरे से बंद होते जा रहा था। मैं जब उस अलमारी के बहुत करीब चला गया तो तब तक अलमारी का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। अब मैं बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था। अंदर क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं जब उस अलमारी का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था तो मैंने महसूस किया कि मेरा हाथ भी बहुत जोरों से कांप रहा है। फिर भी मैंने हिम्मत कर झट से उस अलमारी का दरवाजा खोला और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता था कि अंदर क्या है। पर कुछ देर तक सब शांत रहा, कोई भी आवाज नहीं आई। तो फिर मैंने धीरे से अपनी एक आंख को थोड़ा सा खोलकर देखने की कोशिश की। अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर दोनों आंखें खोलकर देखा तो अलमारी के अंदर बस उनके घर का सामान था। और मैं इस बात से हैरान था कि अंदर इतनी जगह ही नहीं थी कि कोई इंसान या फिर कोई बच्चा भी उसके अंदर छुप सके। तो फिर मुझे जो नजर आया था वो क्या था? मैंने फिर डरते हुए ही दरवाजा लगाया और दरवाजा लगाते ही उस अलमारी के ऊपर से कोई बहुत ही भयानक चीज मेरे ऊपर झपट पड़ी। मैं चिल्लाकर नीचे गिर पड़ा। वो किसी जानवर की तरह थी। वो चीज मेरे आंखों के सामने से हंसते हुए भागकर घर के अंदर कहीं गायब हो गई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उठकर सोहम के कमरे में चला जाऊं। मैं बस बुरी तरह से कांप रहा था। तभी मेरी माँ और आंटी घर वापस आ गई। मुझे नीचे पड़ा हुआ देख मेरी माँ दौड़कर मेरे पास आई और मुझसे पूछा, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों कांप रहा है? मैंने रोते हुए उससे कहा, माँ यहाँ अलमारी में कोई था जो मुझे घूर रहा था, मुझे डरा रहा था। और जब मैं यहाँ आया तो वो मुझ पर जानवर की तरह झपटा। सोहम की माँ को लगा कि शायद सोहम ने फिर से कोई शरारत की है और वो सोहम के कमरे में जाकर उसे खींचते हुए बाहर लेकर आई और उस पर चिल्लाने लगी, सोहम क्या किया तूने? बच्चा है बोलकर तू अब सर पर चढ़ने लगा है। घर आए मेहमान से ऐसे बिहेव करते हैं? हाँ, ऐसे डराते हैं? पर सोहम चुपचाप अपनी गर्दन को नीचे झुकाए अपनी मां की डांट सुन रहा था। शायद उसे इस बात की आदत हो गई थी। तब मेरी मां ने कहा, अरे जाने दो, बच्चे हैं, खेल खेल में कुछ हुआ होगा। तब सोहम की मां ने रिप्लाई दिया, नहीं, ये हमेशा ऐसे ही करता है। कभी अपने बाथरूम में जाकर छुप जाता है, तो कभी अपने आप को ही नाखून से खरोच लेता है, तो कभी अपने दांतों से अपने आप को ही काट लेता है और फिर झूठ बोलता है, उसने खरोचा, उसने काटा। कभी रात को जोर जोर से चिल्लाता है, कहता है कि खिड़की में कोई है, कभी कहता है कि अलमारी में कोई है। ऐसे भी कोई खेलता है क्या? तो मेरी मां ने आंटी को शांत करते हुए कहा, उसने किसने? तो उसकी मां ने गुस्से में ही कहा, पता नहीं किसने, पर हमेशा गलती ये करता है और ऐसे किसी का नाम बताता है जो घर में है ही नहीं। मेरी मां को शायद वो बात समझ में आ गई, तो उसने आंटी को शांत करते हुए हम दोनों को कमरे में जाने को कहा। अब मेरी मां आंटी को समझा रही थी कि बच्चा अगर बार बार एक ही बात बोल रहा है मतलब वो जरूर कुछ बताना चाहता है, या फिर वो जो बोल रहा है वो सच है। कुछ तो होगा, इसलिए वो इतना शांत और चुपचाप रहता है। हम दोनों उनकी बातें सुनते हुए कमरे के अंदर चले गए। पर सोहम नॉर्मल था, जैसे उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। सोहम मेरे पास आकर बैठ गया और उसने कहा, मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता, पर मैंने सच में उसे देखा है। वो मुझे घूरता है, मुझे मारता है, मुझे चोट पहुंचाता है। और आज तुमने भी देखा ना। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर यह सच है। मैंने उसे देखा है, वो बहुत ही बुरी चीज है। तब मैं उसे कुछ भी समझाने की हालत में नहीं था, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ था। और वैसे भी जिस चीज को मैं ठीक से समझता या जानता नहीं था, उसके बारे में मैं उसे क्या समझाता। फिर मैंने उस बात को इग्नोर किया। मेरी माँ और आंटी ने हम दोनों को समझाया कि बच्चों की तरह खेला करो, मस्ती मत किया करो। पर यह बात हम दोनों की थी ही नहीं, कोई और था, कोई तीसरी चीज थी जो इस सब के लिए जिम्मेदार थी। पर न जाने क्यों हम दोनों में उस दिन ज्यादा बात नहीं हुई। दोपहर की उस डरावनी घटना के बाद मैं ज्यादातर मेरी माँ के साथ ही रहा, दिन भर उसके आसपास ही खेलता रहा।
लेकिन फिर रात उन्होंने हम दोनों को समझाकर एक कमरे में सुला दिया। इस बार मैंने सोहम से कुछ भी नहीं कहा। वो अपने कमरे की लाइट बंद कर अपने बेड पर चला गया। मैं अंधेरे से तो पहले से ही डरता था, पर अब उस डरावनी अनजान चीज से भी मुझे डर लगने लगा था। और मुझे पहले से ज्यादा इस बात पर यकीन हो गया था कि सोहम खुद इन सब बातों से परेशान था, तो वो मुझे क्यों डराएगा। और फिर उसके बारे में सोचते हुए अंधेरे में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला, पर बीच रात मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि किसी ने मुझे अपने बिस्तर से हवा में ऊपर उठाया हुआ है। उस अजीब एहसास से मेरी नींद टूट गई और जब मैंने उठकर देखा तो मैं जमीन पर सो रहा था। न मेरे नीचे बेड था और न ही ऊपर ब्लैंकेट था। मैंने उठकर लाइट ऑन की तो देखा कि मेरे बिस्तर पर कोई सो रहा है, वो भी सर से लेकर पांव तक पूरी तरह ब्लैंकेट ओढ़कर। तो फिर मैंने सोहम के बिस्तर की तरफ देखा तो सोहम अपने बेड पर नहीं था। मुझे लगा कि यह सोहम ही होगा जो डर के मारे मेरे बिस्तर में मेरे साथ सोने आया होगा। लेकिन फिर मुझे अपने बेड से उठाकर नीचे जमीन पर किसने रख दिया और मैं झट से अपने बेड के पास चला गया। मैंने ब्लैंकेट को खींचकर देखा तो अंदर कोई नहीं था, बेड खाली था, पर ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान उस पर सो रहा हो। मैंने फिर सोहम के बेड पर देखा तो अब वहां कोई सो रहा था, पर थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा था तो वहां कोई नहीं था। और फिर मैं समझ गया कि वहां जरूर कोई अजीब चीज होगी, वही जो मैंने देखी थी। मैं फिर भी उस ब्लैंकेट को खींचकर देखना चाहता था कि अंदर कौन है। तभी मुझे बाथरूम से किसी की बहुत हल्की आवाज आई, निशांत, निशांत, ब्लैंकेट को मत उठा, यहां, इधर अंदर आ। मैंने देखा तो सोहम बाथरूम के अंदर था। वो मुझे अंदर बुला रहा था और फिर उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसके बेड की ओर देखा। तो मैंने भी पीछे मुड़कर देखा तो वो ब्लैंकेट अपने आप ही किसी इंसानी आकार में हवा में उठने लगी थी। वो देख मैं भागकर बाथरूम के अंदर चला गया। मेरे अंदर जाते ही सोहम ने दरवाजा लगा लिया और सोहम ने कहा, आवाज मत कर वरना वो यहां भी आ जाएगा। तब सोहम बहुत बुरी तरह से कांप रहा था और मैं भी। वो क्या चीज थी मुझे पता नहीं, पर हमने देखा कि वो बाथरूम के बाहर ही खड़ी थी। दरवाजे के नीचे से उसके पैर नजर आ रहे थे। हम दोनों वहीं खड़े होकर उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। मैंने जमीन पर लेटकर बाथरूम के दरवाजे के नीचे से उसे देखना चाहा कि वो क्या चीज है, पर सोहम मुझे देखने से मना कर रहा था। तो मैंने उसे बस शांत रहने को कहा। हालांकि हम दोनों भी कांप रहे थे, हम दोनों भी डरे हुए थे। मैंने नीचे लेटकर दरवाजे के नीचे से देखा तो वो वही पैर थे जो मैंने एक दिन पहले देखे थे। सड़े, काले, बड़े बड़े नाखून और उन पर खिंचा हुआ मांस था। पर शायद बाहर जो कुछ भी था उसे पता चल गया था कि मैं नीचे से देख रहा हूं और वो दौड़कर उस दरवाजे के पास आ गया। वो देख मेरा दिल ही बैठ गया, धड़कन तेज चलने लगी थी। जैसे वो पैर अब दौड़कर बाथरूम के अंदर ही आ रहे थे। जैसे ही वो पैर दरवाजे के पास आ गए मैं डर कर पीछे हट गया। मेरी सांस तेज हो गई थी, बदन बहुत जोर जोर से थरथरा रहा था। मैंने सोहम से कहा, वहां कोई है सोहम, और वो अंदर आना चाहता है। और ये कहते हुए जब मैंने पीछे मुड़कर सोहम की तरफ देखा तो सोहम के पीछे कोई परछाई खड़ी थी। काली, बहुत काली परछाई। उसके लंबे लंबे हाथ थे और उसके पूरे बदन पर हड्डियों पर सड़ा हुआ मांस था, जैसे पूरा मांस सड़कर सूखकर हड्डियों से चिपक गया हो। आंखें बिल्कुल वैसे जैसे मैंने दोपहर को देखी थी, नीली, गहरी, चमकती हुई। मेरी तो आवाज अंदर ही अटक गई थी। मैंने सोहम को बस हाथ से इशारा किया कि तेरे पीछे कोई है, पर सोहम की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देख सके। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो चीज अपनी गर्दन को आड़े तिरछे घुमाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ही घूर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैंने झट से बाथरूम का दरवाजा खोला और सोहम के हाथ को पकड़कर उसे वहां से खींचा तो उस डरावनी चीज ने अपने हाथ के बड़े बड़े नाखूनों से मेरे हाथ को खरोंच दिया। मैं दर्द से चिल्लाया, लेकिन फिर भी मैं सोहम को खींचकर बाथरूम के बाहर ले गया और हम दोनों भी दौड़कर अपने कमरे के बाहर चले गए। तब मेरे हाथ से खून बह रहा था। तब मैं दौड़कर माँ और आंटी के कमरे के पास चला गया और उन्हें बाहर से जोर जोर से आवाज देने लगा।
उन्हें भी डर लगा कि इतनी रात को हम चिल्ला क्यों रहे हैं। तब मेरी माँ मुझे देखकर बहुत डर गई। मेरे हाथों से खून बह रहा था। वो मुझे बार बार पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। मैंने तब बस इतना ही कहा कि कुछ नहीं हुआ, आप बस मुझे अस्पताल ले चलो। सोहम की माँ को लगा कि सोहम ने कुछ तो किया होगा, पर मैंने उन्हें भी साफ साफ बता दिया कि सोहम की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उल्टा उसने मेरी जान बचाई है। फिर वो तुरंत मुझे अस्पताल लेकर चले गए। तब हम सब एक साथ थे। उस वक्त मैंने मेरी माँ को जो भी मैंने देखा और महसूस किया वो सब बता दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि सोहम की इसमें कुछ भी गलती नहीं है। वो सच कहता है कि उस घर में कुछ अजीब चीज़ है जो उसे कई महीनों से डरा रही है, और उसी चीज़ ने मुझे भी आज चोट पहुंचाई है। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को फ़ोन करके मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बता दिया, और फिर अगले दिन सुबह मेरे पापा और उनके दोस्त मतलब सोहम के डैडी घर वापस आ गए। उनके आने के बाद मैंने और मेरी माँ ने पापा को और सोहम के मम्मी डैडी को सारी बात बता दी, और फिर उन्हें समझाया कि इस घर में ज़रूर कोई बुरी ताकत, बुरी आत्मा है जो सोहम को चोट पहुंचा रही है। पर उनका इस बात पर यकीन था या नहीं हमें पता नहीं था। और फिर पापा के साथ माँ और मैं हम उस घर को छोड़कर अपने घर चले गए। तब घर से जाते वक्त सोहम की माँ ने सोहम का एक कीमती खिलौना मुझे गिफ्ट में दे दिया। उस घर से जाने के बाद भी मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में जो कोई भी चीज़ थी उससे मुझे अब तक छुटकारा नहीं मिला था। जब हम घर वापस आए तो मेरी माँ ने मेरा सामान और वो खिलौना मेरे कमरे में रख दिया। तब मैंने एक अजीब बात को नोटिस किया कि जो कोई चीज़ सोहम को परेशान कर रही थी वो शायद मेरे साथ मेरे घर आ चुकी थी, क्योंकि घर में आते ही मैंने मेरे कमरे में किसी के होने का एहसास किया। क्योंकि जब भी मैं मेरे कमरे में किसी जगह पर रुकता था तो ऐसा लगता था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, पर वहां कोई नहीं होता था। तो मैंने दूसरे ही दिन मेरी माँ को यह बता दिया, पर उसे लगा कि शायद वो डर मेरे दिल में बैठ गया है और इसीलिए मुझे अब भी डर लग रहा है। तो मुझे भी लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है। इसके बावजूद मैंने एक हफ्ते तक घर में अजीब अजीब चीज़ें महसूस की, जैसे मेरे कमरे के खिड़की के बाहर किसी के होने का एहसास किया, कांच पर खरोचने की आवाज़ सुनी, और मेरे कमरे के अंदर एक कोना था जहां हमेशा अंधेरा रहता था। वहां हर बार मुझे कोई नजर आता और फिर अगले ही पल गायब हो जाता था। मुझे यह सब अजीब तो लग रहा था, पर मैं हर दिन इन सब चीज़ों को डर समझकर इग्नोर करते जा रहा था। कुछ एक हफ्ते बाद सोहम की मम्मी का मेरी माँ को फ़ोन आया तो आंटी ने बताया कि बस कुछ ही दिनों में सब अपने आप ही ठीक हो गया। हमारे जाने के बाद उन्होंने सोहम को एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया और तब से उसकी तबीयत में सुधार आ रहा है। उसका डर दिन ब दिन कम हो रहा है और अब वो नॉर्मल सा रहने लगा है। पर तब मैंने एक अजीब बात महसूस की थी, वो ये कि शायद वो चीज़ सोहम के कमरे से निकलकर मेरे साथ अब मेरे कमरे में आ चुकी थी। और उसके एक दिन बाद ही मैंने वो बुरा अनुभव फिर से किया। ऐसे ही एक दोपहर में मैं अकेले ही मेरे कमरे में खेल रहा था। मेरे सामने मेरे सारे खिलौने पड़े हुए थे और तब मैंने महसूस किया कि अलमारी का दरवाज़ा अपने आप ही खुल रहा है। ये बिल्कुल वैसा था जैसा सोहम के कमरे में हुआ था। मतलब साफ था कि वो चीज़ अब मेरे सामने आना चाहती थी। धीरे धीरे अलमारी का दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। मैंने डरते हुए ही अपनी नज़र उठाकर अलमारी की ओर देखा तो अलमारी में कोई भी नहीं था। फिर मैंने अपनी नज़र को और थोड़ा उठाकर अलमारी के ऊपर देखा, पर वहाँ भी कुछ नहीं था। मतलब वहाँ सब ठीक था, पर न जाने क्यों तब मुझे ये अजीब एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। पर मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। मतलब जो कुछ भी सोहम के साथ हो रहा था वो खत्म नहीं हुआ था, वो सब अब मेरे साथ शुरू होने वाला था। अब वो काली परछाई मेरे साथ मेरे कमरे में थी और तब मुझे किसी चीज के थरथराने की आवाज आने लगी। मैंने देखा कि आंटी ने मुझे जो गिफ्ट दिया था वो खिलौना अलमारी में था और वो अपने आप ही थरथराने लगा था, बहुत जोरों से शेक कर रहा था। मैं उसे हाथ लगाकर बंद करने ही वाला था कि मुझे मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने जब अपने कंधे पर देखा तो वही लंबा काला सड़ा हाथ और लंबे नाखून थे। मैं डरकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर तब उन नाखूनों ने मेरे कंधे पर थोड़ा सा खरोच दिया और मैंने जाकर अपनी माँ को जो मैंने महसूस किया था वो सारी बात बता दी।
और ये भी बताया कि वो काला साया अब वहां से निकलकर हमारे घर में आ चुका है। मेरी माँ ने भी बिना वक्त जाया किए मेरे पापा को फोन करके मेरे बारे में पूरी बात बता दी। तो मेरे पापा ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गए और वो किसी अंकल को अपने साथ लेकर घर आए थे। घर में आते ही उन अंकल ने एक अजीब सी गंध को महसूस करने के बारे में बताया। वो स्मेल ऐसी थी जैसे कोई डेड बॉडी की स्मेल होती है, और उन्होंने कहा कि इस घर में कुछ तो अजीब चीज है और वो उसे ढूंढना चाहते हैं। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुमने घर में कोई अजीब बात को महसूस किया? तो मैंने उन्हें बताया कि जब दोपहर को मैं अकेले अपने कमरे में खेल रहा था तो मैंने देखा कि अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। तो उन्होंने मुझे अपना कमरा दिखाने को कहा। मैंने दूर से ही इशारा कर मेरा कमरा दिखाया। वो आदमी जाकर कमरे के बाहर खड़ा हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो कुछ बड़बड़ाने लगे। यहां इस कमरे से किसी चीज की बहुत ही तेज बदबू आ रही है। इस कमरे में कुछ अजीब चीज है जिसके साथ कोई बहुत ही बुरी आत्मा जुड़ी हुई है और वो उसी के सहारे यहां तक आ पहुंची है। तो मैंने उन्हें झट से कहा, हाँ, मैंने अलमारी खुलने के बाद जब अंदर देखा तो वो खिलौना बहुत जोर से शेक कर रहा था। मेरी माँ ने पूछा, ये वही खिलौना है ना जो आंटी ने तुम्हें गिफ्ट में दिया था? मैंने उन्हें हाँ कहा और फिर हमें समझते देर नहीं लगी कि ये खिलौना हॉन्टेड था और वो जो कोई आत्मा है वो इस खिलौने के जरिए ही यहाँ तक आ पहुंची है। मतलब साफ था, जब से खिलौना उनके घर से बाहर गया सो हम ठीक हो रहा था और अब वो चीज मुझे परेशान कर रही थी। उस अंकल ने मेरे कमरे के अंदर जाकर सब तरफ ठीक से देखा। किसी सिग्नल डिटेक्टर जैसी मशीन को लेकर वो कमरे में हर तरफ घूम रहे थे और उन्हें ठीक अलमारी के पास ही सिग्नल बढ़ते हुए दिखाई दिया। उन्होंने जब उस टॉय को उठाना चाहा तो उन्हें बहुत जोर का झटका सा लगा और उनका हाथ झटक दिया गया। पर जिस वक्त उन्होंने अपना हाथ उस खिलौने को लगाया था तब हम सब ने उस अलमारी में एक बहुत ही काली परछाई देखी। जैसे बिजली चमकती है ठीक उसी तरह कुछ पल के लिए उस बुरी आत्मा की परछाई दिखाई दी और अगले ही पल वो गायब हो गई। जैसे वो परछाई अपने होने का सबूत दे रही थी। वो वही परछाई थी जिसे मैंने सोहम के कमरे में देखा था। उन अंकल ने अपने साथ कुछ पानी जैसे एक चीज लाई थी, जिस चीज को उन्होंने उस खिलौने पर छिड़का और फिर उसे अपने हाथ से उठाकर एक लाल कपड़े में बांध दिया। वैसा करते ही हम सबको घर में अच्छा महसूस होने लगा। वो एहसास ऐसा था जैसे तुम्हारे सर से किसी चीज का बोझ उतर गया हो या फिर हमारा बदन नॉर्मल या रिलैक्स फील करता हो, बिल्कुल वैसे ही फील होने लगा था। फिर कुछ देर तक उन्होंने घर में सब तरफ धूप जलाकर घर की शुद्धि की और उस बुरी ताकत को वहां से जाने की प्रार्थना की। घर की शुद्धि होने के बाद वो अंकल उस टॉय को अपने साथ लेकर चले गए और फिर हम सब ने राहत की सांस ली। ये सब मेरे लिए अजीब था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने पहली बार ऐसा कुछ डरावना महसूस किया था। इतना ही नहीं बल्कि घर वाले मुझे भूत कहकर जिस नाम से डराते थे उसे मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा था। डर क्या होता है ये मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत करीब से महसूस किया था। वो खिलौना इन सब बातों की जड़ था। तो जब कभी भी कोई बच्चा अगर बार बार एक बात को कह रहा है तो उसकी बात को नजरअंदाज न करे, क्योंकि 100% वो सच बोल रहा है। भगवान न करे कि ऐसी नौबत किसी बच्चे किसी भी इंसान पर आए। ये कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये उनका खुद का अनुभव है जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस घटना में जो भी जगह और जो भी नाम है उन्हें बदलकर घटना को बताया जाए। तो अब उनके साथ हुई ये डरावनी और उतनी ही दुखद घटना मैं उनकी जुबानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम मयंक है। मैं आज जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे दो दोस्तों के साथ हुई एक सच्ची घटना है। ये घटना 2009 के करीब की है। मंथ ठीक से याद नहीं, पर अक्टूबर या नवंबर का महीना रहा होगा। रावत भाटा राजस्थान वो जगह जो कोटा से 50 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। वैसे तो रावत भाटा बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ कुछ जगह ऐसी भी है जो बहुत ही खतरनाक है, खासकर बच्चों और यंगस्टर्स के लिए। उनमें से एक जगह के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात 2009 अक्टूबर या नवंबर की रही होगी। नवरात्रि का टाइम था। उन 9 दिनों में रावत भाटा का माहौल रात में बहुत ही जबरदस्त होता है।
क्योंकि यहाँ उस वक्त गरबा डांडिया बहुत जोरों शोरों से खेला जाता है। देर रात तक पूरे रावत भाटा में चहल पहल होती है। तो जहाँ तक मुझे याद है वो नवरात्रि की चौथी रात थी। तो उस रात मैं और मेरे दो दोस्त हम सब 7 बजे एक जगह पर मिले जहाँ हम हमेशा मिलते आ रहे थे। और फिर उस रात हमने पीने का प्लान बनाया। हम सब बियर की बोतल लेकर एक शांत और सुनसान जगह पर पहुंचे और हमारा प्रोग्राम शुरू कर दिया। उस वक्त दारू पीते पीते हमारे बीच भूत प्रेत की बातें शुरू हो गई। अब आसपास माहौल ही ऐसा था कि भूत की बात निकलना लाजमी था। मतलब शांत सुनसान जगह और ऊपर से धीरे धीरे सर पर सवार होता यह नशा। तो मेरे एक दोस्त विनोद ने कहा, यार कई सालों से देखता आ रहा हूं, वो प्लांट वाली रोड है ना जहां वो साईं बाबा का मंदिर है, उसके आसपास बहुत ही एक्सीडेंट होते हैं यार। और इतना ही नहीं, जिसका भी एक्सीडेंट वहां हुआ है वो यंग था और एक्सीडेंट में वहां आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। तो मैंने भी बोतल को अपने मुंह से लगाते हुए एक घूंट पीते हुए कहा, यह बात तो बिल्कुल सही है। वहां जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है वो आज तक बचा नहीं है, ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती है। तो विनोद ने कहा, लोग कहते हैं कि वहां बहुत टाइम पहले कुछ लोगों ने एक लड़की का रेप किया था और फिर रेप करके उसे मार डाला था। उसके बाद से ही यह सब होने लगा है, मतलब ये एक्सीडेंट होने लगे हैं। तो फिर कुछ लोगों ने वहां मंदिर भी बनवाया, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, मतलब एक्सीडेंट कम जरूर हुए लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुए। तो मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, तो फिर चलते हैं आज रात को गरबा खत्म होने के बाद, क्या कहते हो? तो विनोद तो मेरी बात झट से मान गया, बट दीपक कुछ नाटक करने लगा था। तो हमने जैसे तैसे उसे मना लिया और करीब रात को 1 बजे हम वहां उस जगह जाने के लिए निकल गए। उस वक्त सभी के हाथ में एक एक बियर की बोतल थी और बाकी कुछ बैग में भी थी। हम पीते हुए वहां से जा रहे थे। बियर पी लेने से हमारे अंदर का डर खत्म हो गया था और हम तीनों में भी जोश आ गया था। वहां पहुंचने के बाद हमने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, यहां कौन सी भूतनी है, यहां कौन सी चुड़ैल है, यहां हमारे सामने तो आओ। हम लगभग 1 घंटे तक कुछ भी बड़बड़ाते हुए चिल्लाते हुए बियर पिए जा रहे थे। फिर जैसे जैसे नशा बढ़ने लगा हम थक कर वहीं बैठ गए और आपस में ही बात करने लगे। कुछ भी तो नहीं है यार, लोग फोकट में ही डराते हैं, ये भूत भूतनी चुड़ैल ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। और मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकालते हुए उसे जलाते हुए बोला, यार फालतू में ही हम यहां आ गए, अब भूख भी लगने लगी है, चलो अब घर चलते हैं। और फिर हमारे पास बची लास्ट 2 बियर की बोतल खत्म करके हमने वहां से जाने का सोचा। तब जब हम आखिरी बियर पी रहे थे तो हमें एक बकरी के बच्चे की मिनमिनाने की आवाज सुनाई दी। हमने अपने आसपास देखा तो थोड़ी ही दूर पर एक साइड में एक बिल्कुल सफेद बकरी का बच्चा हमें नजर आया जो कि बार बार मिनमिनाए जा रहा था। तो दीपक ने कहा, चलो इसके साथ मस्ती करते हैं। और फिर विनोद और दीपक दोनों उठे और उस बकरी के बच्चे को उठाकर ले आए और फिर दोनों भी उस बकरी के बच्चे के आगे और पीछे की टांगे पकड़कर उसे हवा में झुलाने लगे। वो दोनों उसे वैसे ही झुलाते झुलाते दूर फेंकना चाहते थे। क्या यार, क्यों इतनी रात को किसी बेजुबान जानवर को परेशान कर रहे हो, जाने दो उसे। तो दोनों भी हंसकर बोले, अरे वैसे भी ये कटने के लिए पैदा हुआ है, थोड़े दिनों के बाद ऐसे भी इसका मटन बन जाएगा। तो मैंने फिर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, मैं मस्त अपनी आखिरी बियर पी रहा था। तो उन्होंने फिर 1 या 2 बार उस बकरी के बच्चे को हवा में झुलाया और अपनी पूरी ताकत से उसे दूर फेंका। लेकिन हम तीनों भी ये देखकर चौंक गए कि जब उन्होंने उस बकरी के बच्चे को जोर से ताकत लगाकर सामने फेंका तो बच्चा सिर्फ उनके आगे 1 फीट पर ही जाकर गिरा, जबकि उन दोनों ने उसे झुलाते हुए पूरी ताकत से फेंका था। तो वो तो आराम से 15 से 20 फीट तक आगे जाकर गिरना चाहिए था। अब वो दोनों ज्यादा हैरान दिख रहे थे। तो मैंने कहा, क्यों मुझे भूतिया बना रहे हो, तुमने उसे ज्यादा ताकत से फेंका ही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, नहीं यार, सच में हमने पूरी ताकत से उसे फेंका था। तो मैंने दीपक को साइड किया और कहा, चल अब मैं देखता हूं। और फिर एक बार पूरी ताकत के साथ उसे झुलाते हुए आगे की तरफ फेंका। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था और उसके साथ हमारी पी हुई सारी उतर गई। तो मैंने कहा, भाई चलते हैं यहां से, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा।
तो विनोद ने भी दीपक को आवाज लगाई, चल भाई दीपक, चलते हैं यहां से। पर दीपक का ध्यान दूसरी ही तरफ था। वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। विनोद ने फिर से कहा, अबे चल ना दीपक, सुनाई नहीं देता क्या? और फिर दीपक ने उसकी बात का जवाब दिया, अब यहां से कोई नहीं जा सकता। वो आवाज सुनकर हम दोनों भी बहुत ही डर गए, क्योंकि उसके अंदर से उसकी आवाज के साथ साथ एक औरत की आवाज भी आ रही थी। तो मैंने कहा, दीपक देख यार, वैसे ही हमारी फटी पड़ी है और ऊपर से तू ऐसे हरकतें मत कर, हाँ, चुपचाप चल यहां से। और मैंने ऐसा कहते हुए उसके कंधे को पकड़ा और उसे जोर से खींचा। तो जैसे ही वो हमारी तरफ मुड़ा तो हमने देखा कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था। और उसने फिर से हमसे कहा, एक बार कहा ना मैंने, यहां से अब कोई नहीं जा सकता। दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है और कैसे उसे यहां से बाहर निकाले। पर शायद उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें वहां बहुत टाइम हो गया था और शायद साईं बाबा मंदिर के जो पुजारी थे वो वहां से अपनी साइकिल पर निकल रहे थे। तो उन्होंने हमें देखा और वो चिल्लाए, कौन है रे वहां, हाँ, जाओ वहां से। तो मैंने और विनोद ने दीपक का हाथ जोर से पकड़ा और उसे पकड़कर खींचते हुए वहां से भागे और सीधे उस पुजारी के सामने जाकर खड़े हुए और हमने उन्हें पूरी बात बता दी। तब दीपक के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, तो पुजारी चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इस वक्त यहां क्यों आए? और फिर जब उन्होंने दीपक की हालत देखी तो उसे वो मंदिर के अंदर लेकर गए, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दीपक मंदिर के अंदर जाना ही नहीं चाहता था। तो उसे बहुत मुश्किल से हम खींचते हुए लेकर अंदर गए और फिर पुजारी जी ने उसे भभूत दी। तो उसके बाद वो ठीक हो गया और नॉर्मल सी बात करने लगा। पुजारी जी जाने के बाद भी उस घटना की वजह से हम तीनों रात भर उसी मंदिर में रुक गए। सुबह तक हम वहीं रुके रहे और जैसे ही सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी तो उसके बाद सुबह 6 बजे के करीब हम सब घर चले गए। सबसे पहले तो हमने दीपक को उसके घर छोड़ दिया और फिर हम भी अपने अपने घर निकल गए। उसके बाद हम तीनों भी मिले नहीं, पता नहीं क्यों, पर वो घटना, वो डर बहुत अंदर तक घर कर चुका था। कुछ दिनों बाद पता चला कि दीपक 2 वीक तक बीमार था, बहुत बीमार, और 2 हफ्ते के बाद उसकी डेथ हो गई। इस बात को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, आज भी होता है। और दुख से ज्यादा अपने आप की इस बात से चिढ़ भी आती है कि हम सब उस रात वहां गए क्यों थे। न हम जोश में उस रात उस जगह पर जाते, न हमारे साथ ये सब होता, और न ही फिर दीपक की मौत होती। उसके बाद मुझे यह भी पता चला कि दीपक के घर वाले बताते थे कि रोज रात को वो कुछ अजीब अजीब आवाजें निकालता था, अजीब अजीब बातें करता था। इस घटना ने मुझे बहुत अंदर तक चोट पहुंचाई है और एक समझ भी दी है, वो ये कि किसी भी चीज, किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपको उस चीज, उस जगह के बारे में ठीक ठीक पता ना हो। जोश जोश में हम किसी भी चीज से टकराने निकल तो पड़ते हैं, पर हमें वो चीज कितनी ताकतवर है इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, और फिर हमारा ऐसा नुकसान हो जाता है जिसे हम सुधार नहीं सकते। दोस्तों, ये तीसरी और आखिरी कहानी है। ये कहानी कुछ साल पहले मैंने खुद ही लिखी थी। ये पूरी तरह से काल्पनिक है, पर कहानी को जरूर सुनिए। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए तीसरी और इस आखिरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। न जाने कितने दिनों से मुझे एक अजीब सा सपना आ रहा है, जैसे कोई मेरी रूह चुराने की कोशिश कर रहा हो, पर मैं खुद इतना डरा हुआ था कि इसका जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। काफी दिनों से उस एक ही तरह के सपने की वजह से मैं परेशान सा रहने लगा था। मेरे दोस्त और घर वालों को मेरे व्यवहार से थोड़ा शक होने लगा था। आखिरकार मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछ ही लिया था, पर मैंने किसी तरह से उसे टाल दिया। मैं इस बात से डर रहा था कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, पर उस रात मुझे फिर से वही सपना दिखाई दिया। मैं एक खंडहर जैसी जगह पर था, हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। अजीब अजीब जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो चुका था। मैं यहां वहां देख रहा था, पर आज मुझे वो चीख, वो पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। मैं नहीं जानता था कि वो क्या है जो रोज रोज मेरे सपने में आ रहा है, और मैं जानना भी नहीं चाहता था।
मैं सपने से बाहर आने की, जागने की कोशिश कर रहा था, पर मैं जाग भी नहीं पा रहा था। कुछ तो था जो मुझे सपने में रोक रहा था। और अचानक मुझे वो आवाज सुनाई पड़ी। मैं घबराए हुए यहां वहां भागने लगा। मुझे कुछ पता नहीं था कि वो क्या है, मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना है। आखिरकार वो भयानक चेहरा, वो भयानक रूह मुझे दिखाई पड़ी और फिर मैं सपने से जाग गया। उस रात मैं सो नहीं पाया था। दूसरे दिन मुझे जागने में लेट हो गया, पर मेरी माँ मुझ पर चिल्लाई नहीं। शायद वो जान चुकी थी कि मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। उस सुबह 11 बजे वो मेरे कमरे में आई और मेरी हालत देख आखिरकार उसने मुझसे पूछ ही लिया, मैं काफी दिनों से देख रही हूं, तुम्हारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कुछ तो है जो तुम्हें अंदर ही अंदर सताए जा रहा है। क्या हुआ है, मुझे बताओ। मैं अपनी माँ को डराना नहीं चाहता था और नहीं उसे तकलीफ देना चाहता था, पर उसके बार बार पूछने पर मैंने उसे सब सच बता दिया कि कई दिनों से मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आ रहा है। मैं किसी जंगल में किसी खंडर जैसी जगह पर खड़ा हूं। तेज हवाएं चल रही है और ठंड बढ़ती चली जा रही है। अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही है। ऐसा लगता है जैसे पहले मुझ में डर पैदा किया जाता है, और जैसे ही मेरा डर बढ़ जाता है मुझे किसी की आवाज सुनाई देती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है। मैं यहां वहां भागने लगता हूं और तभी एक डरावना चेहरा मेरे सामने आ जाता है और मैं नींद से जाग जाता हूं। वो क्या है, कौन सी जगह है और वो सब क्यों मेरे सपने में बार बार आ रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। बस जिस रात को सपना आता है, दूसरे दिन डर की वजह से बाहर कहीं जाने का मन नहीं करता, हिम्मत ही नहीं होती। मेरी माँ ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और मुझे समझाकर कहीं बाहर चली गई। शाम को जब वो घर वापस आई तो उसने मेरे लिए एक अंगूठी लाई और हर वक्त उसे पहनकर रखने को कहा। झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, पर उस दिन से मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे अंदर का डर जैसे अचानक से खत्म सा हो गया और वो डरावना सपना भी आना बंद हो गया। पर आगे क्या होने वाला था मुझे कुछ भी पता नहीं था। एक दिन मैं मेरी कॉलेज की पिकनिक जाने वाला था, पर मेरी माँ मुझे पिकनिक पर जाने से मना कर रही थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मुझे अब वो सपना आना बंद हो गया है, अब जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। तब जाकर कहीं वो मान गई और मुझे पिकनिक पर जाने दिया। पिकनिक के दौरान हम एक होटल में रुके हुए थे। मैं खुश था क्योंकि कई दिनों बाद मैं कहीं बाहर, कहीं दूर घूमने गया था। पर जैसे जैसे रात होती गई मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हमारे होटल से थोड़ी ही दूर पर एक जंगल था। वहां से मुझे वैसे ही आवाजें आ रही थी जैसे मैंने सपने में सुनी थी, पर फिर भी मैंने उन्हें नजरअंदाज किया। दिन भर यहां वहां घूमने की वजह से मैं काफी थक गया था, इसलिए उस रात मैं जल्दी सो गया और फिर मैं उसी सपने में चला गया। वही सपना, वही जगह और वही आवाजें। मैं फिर उसी खंडहर में खड़ा था। जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी और मुझे अब डर लगने लगा था। मैं भागना तो चाहता था, पर मैं अपनी जगह से थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पकड़ रखा हो, किसी ने उसी जगह पर मुझे जकड़ रखा हो। और फिर अचानक से मुझे वही आवाज सुनाई दी और अब मेरी नींद टूट गई। मैंने वो आवाज साफ साफ सुनी थी। वो आवाज किसी औरत की आवाज थी, पर पहली बार मैंने अपने डर को काबू कर लिया था। अब की बार मैं जानता था कि वो कोई औरत है और वो बार बार मेरे सपने में आकर मुझे डरा रही है। मैंने घड़ी में देखा तो 1 बज चुका था। बाहर देखा तो घना अंधेरा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उस जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। न जाने कहां से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी, जैसे अंदर ही अंदर मैं जानता था कि मुझे कहां जाना है। जैसे कि मुझे अंदर ही अंदर पता था कि मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। मैंने एक छोटी सी बैग में कुछ जरूरी सामान लिया और मैं उस होटल से बाहर निकल पड़ा। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद अब मैं जंगल के बिल्कुल सामने खड़ा था। जंगल बहुत ही घना था, पर न जाने क्यों मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं जंगल में आगे बढ़ने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे आने के बाद अचानक ही ये जंगल बहुत ही शांत सा हो गया है। धीरे धीरे मैं जंगल के बीचों बीच पहुंच गया और फिर आगे मुझे एक खंडहर दिखाई दिया। ये बिल्कुल वैसा ही खंडहर था जो मैंने सपने में देखा था। काली टूटी दीवारें, टूटे दरवाजे और खिड़कियां,
सब तरफ बस टूटे पत्थर बिखरे हुए थे। सब टूटा फूटा हुआ था। मन तो कर रहा था कि अभी के अभी यहां से भाग जाओ, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे वहां से जाने से रोक रहा था। खंडहर बहुत ही खौफनाक दिखाई पड़ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मन ही मन मुझे लगा कि ये क्या पागलपन है। मुझे इतनी रात यहां आने की क्या जरूरत थी? मैं सुबह दिन में भी तो यहां आ सकता था। मैं वहां ऐसे चला आया था मानो जैसे मेरे मन को मैं नहीं कोई और चला रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर वापस होटल जाने का फैसला किया। तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। क्या सच में तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? इस रात का मैंने बरसों इंतजार किया है, बरसों तुम्हारी राह देखी है, और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम देखना नहीं चाहोगे कि मैं कौन हूं? आओ, मेरी आवाज की तरफ बढ़ते हुए आगे आओ। उस आवाज ने जैसे मुझ पर कुछ जादू सा कर दिया था। मैं बिना कुछ सोचे उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। और आगे, और आगे, थोड़ा और आगे आओ, और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। मेरी आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी, और यह तुम्हारा जिस्म हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। बस थोड़ी ही देर, तुम्हें आगे एक दरवाजा दिखाई देगा, बस उसे खोल दो, और फिर तुम और मैं, हम दोनों भी आजाद हो जाएंगे। मैं बस उस आवाज की तरफ बढ़ते चला जा रहा था। तभी किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं वहीं थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। वो कोई साधु बाबा थे, लाल कपड़े पहने हुए और उनके सर पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने मुझ पर भस्म जैसा कुछ फेंका और मैं झट से जैसे नींद से जाग गया। आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? क्या मैं नींद में चल रहा था? आप यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, सब ठीक है। पर यहाँ हुआ क्या था? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, पर अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो बहुत कुछ हो सकता था। लाशों का सैलाब आ जाता। मैंने डरते हुए ही पूछा। मतलब तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। ये पिकनिक, ये होटल, ये सब उसका बिछाया हुआ जाल है। मैं सब जानता हूं कि कोई तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें डराता है, और ये वही जगह है जो तुम सपने में देखते हो। उसने तुम्हारे मन को काबू कर लिया है, और अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर को भी अपना लेती, और फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता। तो मैंने बाबा से पूछा, वो कौन और आपको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि पहले तो तुम मेरे साथ चलो, यहां रुकना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मैं पहले से ही डरा हुआ था, तो उनसे बिना कुछ पूछे मैं बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। मुझे अब तक ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। अगर ये बाबा न आते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। बाबा और मैं, हम दोनों चलते चलते एक झोपड़े के पास आ गए। बाबा ने तब मुझे बाहर ही रुकने को कहा और वो अंदर चले गए। मैं झोपड़े के बाहर खड़ा था। मेरे लिए ताज्जुब की बात यह थी कि इससे पहले मैं कभी भी इस जगह पर आया नहीं था। मैं यहाँ किसी को जानता तक नहीं था, तो फिर बाबा को मेरे बारे में इतना सब कैसे पता चला? मैं ये सब सोच ही रहा था कि बाबा अंदर से मेरे लिए पानी लेकर आए। तब मैंने बाबा से पूछा, बाबा बताइए ना, आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? ये डरावने सपने मुझे ही क्यों आते हैं? और आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं यहाँ इस जगह आया नहीं हूँ, बल्कि मुझे यहाँ लाया गया है? ये होटल, ये पिकनिक, ये सब उस चुड़ैल का जाल है, वो जो मेरे सपने में आती है। आप उस चुड़ैल के बारे में क्या जानते हो? बाबा ने फिर अपने हाथ से कुछ अंगार जैसा निकालते हुए मेरे माथे पर लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें सब बताता हूं, पर उसके आखिर में मैं तुमसे जो भी कहूंगा तुम्हें बिल्कुल वैसा करना होगा। तो मैंने बाबा को कहा, ठीक है बाबा, जैसा आप कहे। तो उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो सुनो, वो जो खंडहर है, किसी जमाने में वो तुम्हारा घर हुआ करता था। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। उस जन्म में वो खंडहर आलीशान महल हुआ करता था, और तुम्हें जिसकी आवाज सुनाई देती है और जो तुम्हारे सपने में आती है, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म की पत्नी है। उस जन्म में तुम्हें उससे प्रेम हो गया था। तब तुम्हारा एक बड़ा अच्छा और खुशहाल परिवार हुआ करता था। तो फिर मैंने बाबा से पूछा, लेकिन वो अब मुझे क्यों मारना चाहती है? उसे किसने मारा? तो बाबा ने कहा, तुमने ही उसे मारा है।
बाबा की ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने बाबा से फिर से पूछा, अब बाबा, अगर मैं उससे प्यार करता था तो मैंने उसे क्यों मारा? तो बाबा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि उसका प्रेम प्रेम नहीं था, एक छलावा था। तुम उसके गुलाम बन चुके थे। वो बस तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद करना चाहती थी। वो असल में एक शैतान की बेटी है, जो अमीर लोगों को अपने वश में कर उनके पूरे परिवार का सर्वनाश किया करती थी। वो दिखने में जितनी सुंदर थी, उससे कई ज्यादा वो चालाक और खतरनाक औरत थी, और वो ऐसा करते हुए पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहती थी। उसे शैतान से ताकत मिलती है। मतलब बाबा, मैं अभी भी ठीक से कुछ समझा नहीं। मतलब ये मेरा भी पुनर्जन्म है। मैं हर जन्म में उसका पीछा करने के लिए पैदा होता हूं। भगवान ने हम जैसे इंसानों को इसी काम के लिए चुना है। कहते हैं कि भगवान जब सारे बुरे शैतानों को खत्म कर रहे थे तो कुछ बुरे शैतान इंसानों के अंदर जाकर छुप गए, और इसीलिए भगवान उन्हें ढूंढ नहीं पाए। ये वही इंसान है, ये उसी शैतान का दूसरा रूप है। लेकिन फिर भगवान को शायद ये समझ आ गया कि शैतान कभी खत्म ही नहीं होते, तो भगवान ने कुछ इंसानों को अपनी शक्तियां देकर उनके पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये शैतान इंसानों के सहारे उनके अंदर जिंदा रहते हैं। इंसान तो मर जाता है, पर शैतान नहीं मरता, और फिर ये सिलसिला चलता रहता है कई सालों तक, जन्म जन्म तक। और हम हर जन्म में इनका पीछा करते हैं, इन्हें ढूंढ निकालते हैं, और हर जन्म में उन्हें खत्म कर देते हैं। लेकिन बाबा, पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था? उस शैतान चुड़ैल ने तुमसे पहले भी कई घर उजाड़े थे, कई लोगों को मारा था। तब मैं उसे कई सालों से ढूंढ रहा था, और फिर जब मैं इस गांव में आया तो मुझे उसके बारे में पता चला, और यह भी पता चला कि तुमने उससे शादी कर ली थी। मैं जानता था कि कोई इंसान अगर उससे शादी कर ले तो वो इंसान उससे बन जाता है, और फिर हम उसे नहीं मार सकते। वो तुम्हारे घर को उजाड़ कर धीरे धीरे तुम्हारे पूरे गांव पर कब्जा कर लेती। शायद तुम्हें याद ना हो, उस वक्त मैंने तुम्हें आगाह करने का बहुत प्रयास किया था, पर तुम उसके प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि तुम किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। पर मेरी उसकी हर हरकत पर नजर थी, और फिर एक दिन मुझे पता चला कि एक अमावस की रात वो तुम्हारे पूरे परिवार की बलि चढ़ाकर शैतान को जगाना चाहती है। उसने सब तैयारी कर रखी थी, पर उसे मारना अब आसान नहीं था, क्योंकि सिर्फ तुम ही उसे मार सकते थे। तब अगर मैं उसे मार भी देता तो वो फिर तुम्हारे अंदर जिंदा हो जाती। इसीलिए मैंने फिर उस अमावस की रात का इंतजार किया, और फिर जब मैंने तुम्हें उसे तुम्हारे बेटे का खून शैतान को चढ़ाते हुए दिखाया, तब जाकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ कि वो औरत कोई आम औरत नहीं है। और फिर मेरे ही कहने पर तुमने उसे उसी अमावस की रात को मार दिया। उसके बाद मैंने तुम्हें वो महल छोड़कर जाने को कहा, क्योंकि मरते वक्त उसने कसम ली थी कि वो तुम्हारे पूरे खानदान का विनाश करके ही रहेगी। जहां तक मैं जानता हूं, वो शैतानी आत्मा है, वो कभी मरती नहीं। तो जब तक वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर ले, उसकी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होगा। मेरी वजह से उस जन्म में वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाई, पर इस जन्म में वो तुम्हें मारकर अपना अगला जन्म लेना चाहती है। लेकिन बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं आज ही यहाँ आने वाला हूँ? बाबा ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता था एक न एक दिन वो तुम्हें ढूंढकर यहां जरूर लाएगी। और मैं आज ही नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से यहां आ रहा हूं। हर साल एक दिन ऐसा आता है जब वो शक्तिशाली हो जाती है, पर शिकार न हो तो शिकारी भी घर से बाहर नहीं निकलता। और इसीलिए मैं भी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। शायद तुम्हें पता ना हो, पर कल अमावस की रात है, और इसीलिए वो चुड़ैल तुम्हें यहां लेकर आई है। वो जानती थी कि तुम्हें यहां लाना है तो तुम्हें यकीन दिलाना होगा कि सब ठीक है और तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। वो तो खुद चाहती थी कि तुम घर से बाहर आओ, और इसीलिए उसने तुम्हारे सपने में आना बंद कर दिया था, तुम्हें पुकारना बंद कर दिया था। और फिर वही हुआ जो वो चाहती थी। ये कॉलेज की पिकनिक, ये सब उसका जाल है। आज तुम ठीक उसी जगह पर खड़े हो जहां वो तुम्हें लाना चाहती थी। मैं बाबा की बातें सुनकर हैरान था। बाबा ने जो भी कहा था सब सच लग रहा था, और अब बाबा चाहते थे कि अगली रात तक मैं वहीं उस झोपड़े में रुक जाऊं, क्योंकि अगली रात अमावस की रात थी और वो उस चुड़ैल को खत्म करना चाहते थे। दूसरे दिन बाबा ने पूरे दिन कुछ हवन जैसा किया। बाबा साथ होने की वजह से मुझ पर उस चुड़ैल का कुछ भी असर नहीं हो रहा था, और अब रात हो चली थी। जंगल होने की वजह से अंधेरा और भी घना होता चला जा रहा था। तरह तरह के जानवरों की आवाजें आ रही थी।
पर जब मैंने झोपड़े से बाहर जाकर देखा तो बाबा वहां नहीं थे। बाहर बस हवन की आग जल रही थी। मैंने बाबा को बहुत पुकारा, पर बाबा आसपास कहीं भी नहीं थे। मुझे वो थोड़ा अजीब सा लगा कि बाबा मुझे बिना बताए अकेले यहां छोड़कर कहाँ गायब हो गए। अगले ही पल मुझे उस चुड़ैल की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे डर लगने लगा था। बाबा ने तो कहा था कि आज रात हम उसे खत्म करने वाले हैं, फिर बाबा ने ऐसा क्यों किया? तो मैंने उस हवन से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और आसपास उन्हें ढूंढने लगा। मुझे अब भी उस चुड़ैल की आवाज आ रही थी और न जाने कैसे मैं धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ने लगा था। मैंने बाबा को काफी ढूंढा, पर बाबा कहीं नहीं मिले। और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये कहीं उस चुड़ैल का बिछाया जाल तो नहीं। मैंने जब मेरे आसपास देखा तो मैं ठीक उस खंडर के बीचों बीच था। वो देख मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा शरीर अब बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या फिर हकीकत है। आज तक जो मैंने सपने में देखा था यह बिल्कुल वैसा ही था। और तभी मुझे फिर से वो आवाज सुनाई देने लगी, आओ, मेरे पास आओ। मैं जानती थी तुम आज जरूर यहाँ आओगे। और धीरे धीरे एक इंसानी आकृति मेरे सामने उभरने लगी। एक बेहद सुंदर आकृति। उसके रूप का मुझ पर जैसे नशा सा छा गया था। अब मेरा डर जैसे खत्म हो गया था। बाबा ने सच ही कहा था कि वो बहुत ही खूबसूरत है, पर मैं एक बात को भूल गया था कि जितनी वो खूबसूरत है उससे कई ज्यादा वो खतरनाक है, चालाक है। मैं आगे बढ़ता ही चला जा रहा था कि मुझे पीछे से एक आवाज आई, जला दो उसे, जला दो। बस तुम ही ये कर सकते हो। तुम्हारा और उसका जन्म जन्म का बंधन है और तुम ही हो जो उसे खत्म कर सकता है। मुझे फिर से उसकी आवाज आने लगी, आओ, मेरे पास आओ। मैं आज तुम्हें आजाद कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, पर उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। बस यही मौका है। तुमने आज उसे नहीं जलाया तो फिर मैं भी उसे रोक न सकूंगा, और फिर तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का विनाश हो जाएगा। उसकी सुंदरता को मत देखो, उसके अंदर जो शैतान है उसे देखने की कोशिश करो। आओ, मेरे पास आओ। मैं शैतान की बेटी हूँ। आज मुझे कोई नहीं मार सकता। तुम भी अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते। आओ और मेरी सुंदरता के गुलाम बन जाओ। ये शैतान का हुक्म है और तुम्हें इसको मानना ही होगा। मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद हो गया था। मैं किसी गुलाम की तरह उसकी बात सुनकर आगे बढ़ता चला जा रहा था, और तभी मेरे हाथ से वो जलती हुई लकड़ी अपने आप ही नीचे गिर गई। मैं बिल्कुल वैसा कर रहा था जैसा वो चाहती थी। मैं बस आगे आगे बढ़ता चला जा रहा था। वो चुड़ैल अपनी बाहें फैलाकर मुझे अपनी बाहों में समा जाने को कह रही थी। न जाने क्यों मैं भी अंदर ही अंदर उसका होने को बेताब हुए जा रहा था। और फिर जैसे ही मैं उसके बहुत करीब पहुंचा, वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरी सांस थमने लगी थी। मेरे पूरे बदन से जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। उसने मेरी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया था। मेरा शरीर अब कांपने लगा था, जैसे उसके अंदर से जान निकल रही हो। तभी किसी ने वो जलती हुई लकड़ी उठाकर मेरी तरफ फेंकी, पर वो चुड़ैल हंस रही थी। मैंने उस लकड़ी को पकड़कर उसके चेहरे को जला दिया और वो झट से पीछे हट गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्या था ये क्या किया तुमने? अब शैतान मेरी रूह को कभी भी आजाद नहीं करेगा। और फिर अचानक से मैं जैसे नींद से जाग गया। मैं उस चुड़ैल की सुंदरता के नशे से बाहर आ गया था और अब उसका वो डरावना भयानक रूप नजर आ रहा था और मैं देख रहा था कि वो जलकर राख हो रही है। मेरे सामने चुड़ैल जल रही थी और उसके साथ ही दो तरह का धुआं निकल रहा था, एक काला धुआं और एक सफेद धुआं। उस सफेद धुएं से मेरे सामने एक आकृति बन गई। ये आकृति बिल्कुल बाबा जैसी लग रही थी। और तब मुझे वो आवाज सुनाई दी, जाओ, अब तुम आजाद हो और कभी मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। मैं उस लकड़ी की आग में था। एक शैतानी रूह को जलाने के लिए तुम्हें मेरी रूह की आग की जरूरत थी, तो मैंने अपने आप को, अपनी आत्मा को उस हवन की आग में समा लिया था। वो बस एक आग नहीं थी, वो भगवान का अंश था और इसीलिए वो जलकर राख हो गई। अब जाओ, जाओ अपने घर और सुकून की जिंदगी जियो। तुम हमेशा के लिए आजाद हो और अब मैं भी। ऐसा कहकर वो आकृति फिर से आसपास कहीं हवा में समा गई। कुछ देर बाद मैं होटल चला आया।
और उसके बाद मुझे कभी भी वो सपना नहीं आया। दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सभी श्रोताओं से गुजारिश है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर शनिवार डरने के लिए घंटी जैसे आइकॉन को जरूर दबा दें।